हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन फी। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और आज मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का सेकंड पार्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट वन वहां से देख सकते हैं। पार्ट वन में मैंने बताया था कि मैं 3 पार्ट्स में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को खत्म करूंगा, बट हो सकता है कि ज्यादा पार्ट्स लग जाएं, मतलब 5 या 6 पार्ट्स में ये पूरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कंप्लीट हो। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ज्ञान मिल रहा है तो लेते जाओ, फ्री का है ना। 3 पार्ट की जगह 5 पार्ट में 6 पार्ट में खत्म करूंगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी बातें आप समझोगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में हम क्या चाह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तभी बन पाएगी जब क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों एक साथ कंबाइन हो पाए। तो हमको वो दोनों थ्योरी समझनी जरूरी है। तो द ग्रैंड डिजाइन सीरीज में मैं क्वांटम फिजिक्स तो डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में और इसके अगले वाले पार्ट में हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। और जो लोग क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी को ज्यादा नहीं जानते हैं तो प्लीज घबराना मत। ये टर्म्स सुन के, है ना, जैसे जियोडेसिक्स और इस टाइप के स्पेस टाइम, कर्व्ड स्पेस टाइम, डिस्टॉर्शन ऑफ टाइम, इन सब शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं चीजों को आसान भाषा में धीरे धीरे समझाऊंगा, चीजें समझ आने लगेंगी तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज मैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं वो मैं बता देता हूं। वी विल टॉक अबाउट ईथर, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट माइकलसन-मोरेले एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लाइट के केस में और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए और अल्टीमेटली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए। उसके बाद आइंस्टीन से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 3 टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, सो बी रेडी। ओके, ईथर क्या है? ईथर और ईथर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? पहले ये समझते हैं कि पुराने जमाने में, मतलब पुराना जमाना क्या, 100 साल पहले की बात ही करें तो साइंटिस्ट जो थे वो ईथर पे भरोसा करते थे कि ईथर एग्जिस्ट करता है। क्या होता है मैं बताऊंगा, पर ईथर जो है वो अभी हम मानते हैं कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर इज रॉन्ग। पर पहले के लोग जो थे वो लोग ये मानते थे कि ईथर जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। अब ईथर का कॉन्सेप्ट आया कहां से? हम जानते हैं कि साउंड एक वेव है और हमको पता है कि एक वेव को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। जैसे साउंड को एयर चाहिए रहता है जिसमें वो ट्रेवल करती है। साउंड पानी में भी ट्रेवल कर लेता है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर लेता है, बट इट नीड्स अ मीडियम। हमको जब पता चला कि लाइट एक वेव है तो हमने क्या क्वेश्चन किया कि लाइट अगर वेव है तो उसको भी एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। क्या है वो मीडियम? क्या वो एयर है? क्या वो कोई और सब्सटेंस है जिसमें वो ट्रेवल करती है? तो हमने क्या बोला कि अगर स्पेस में एयर के अलावा कुछ नहीं होता है, स्पेस अगर पूरा खाली है, एयर भी नहीं उसमें, तो लाइट उसमें ट्रेवल कैसे कर रही है? तो कोई ना कोई सब्सटेंस होना चाहिए। क्यों सब्सटेंस होना चाहिए? क्योंकि लाइट एक वेव है और वेव को ट्रेवल करने के लिए एक ना एक मीडियम जरूरी होता है। ये पहले हम मानते थे। अब हमको पता है कि लाइट जो है बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उस टाइम तक हम ये मानते थे कि लाइट एक वेव है और उसको एक मीडियम चाहिए। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ईथर नाम का कोई सब्सटेंस होता है जो पूरी दुनिया में होता है, मतलब अर्थ में है, एयर के बीच में है, स्पेस में है, और उस ईथर में लाइट ट्रेवल करता है। मतलब ईथर इज द मीडियम फॉर लाइट वेव टू ट्रेवल। ये हमने ऐसा मान लिया, एज्यूम कर लिया। इवन एरिस्टोटल 2000 साल पहले से, उसने वो कॉन्सेप्ट दिया था लाइट का, कि मतलब ईथर जैसा कोई चीज होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करता है। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत टाइम तक इस चीज को सही माना कि ईथर होता है, पर अब हम जानते हैं कि नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नहीं होता है। माइकलसन-मोरेले एक्सपेरिमेंट से हम पता करेंगे कि ईथर का एग्जिस्टेंस रॉन्ग क्यों है। सी, अब क्या था, ईथर जो है, इफ ईथर एग्जिस्टेड देयर वुड बी एन एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट। ये एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट की बातें क्यों कर रहा हूं मैं? पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं बोल रहा था कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 1 देखना, लेकिन आई थिंक पार्ट 1 शायद आपको देखना पड़ जाए। हालांकि मैं इसमें बता देता हूं कि मैंने पार्ट 1 में क्या बोला था। मैंने बोला था कि मैक्सवेल ने मैथमेटिकली डिटरमाइन किया कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये उसने मैथमेटिकली डिटरमाइन किया, और मैथमेटिकली डिटरमाइन करने की वजह से प्रॉब्लम क्या आया कि हमने बोला कि अच्छा चलो स्पीड तो इतनी आ गई, पर रिलेटिव टू व्हाट? उसने बोला यार मैंने मैथमेटिकली डिटरमाइन किया है तो रिलेटिव टू क्या हो सकता है? किसी चीज के रिलेशन में होना चाहिए ना। हम तो यही जानते हैं ना कि वेलोसिटी जो होती है वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे कि अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मेरे सामने से कार जा रही है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे रिलेटिव में जो कार है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। पर वहीं पर अगर उस कार में कोई इंसान बैठा हुआ है तो वो बोलेगा कि उसके रिस्पेक्ट में कार की स्पीड 0 है, क्योंकि कार और वो एक साथ ही मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो होती है वो हम 9th-10th में पढ़ते भी हैं कि एब्सोल्यूट नहीं होती है। एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कोई चीज नहीं होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि सारा वेलोसिटी रिलेटिव होता है।
तो मैक्सवेल ने जब मैथमेटिकली डिटरमाइन किया स्पीड ऑफ लाइट, तो क्वेश्चन आया कि रिलेटिव टू व्हाट, जो लाइट की स्पीड है किसके रिलेटिव में, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, रिलेटिव टू ईथर होना चाहिए, क्योंकि ईथर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, वो हर जगह प्रेजेंट होता है। अब देखो साइंस कम्युनिटी में कैसी बातें चल रही हैं, बिना प्रूव्ड हुई चीजें को बात कर रहे हैं ये लोग भी, मतलब रिलीजियस लेवल पे चले गए हैं कि मतलब मन कर रहा है तो मान रहे हैं कि हाँ ठीक है ये होता है, ठीक है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं यार, ईथर का एग्जिस्टेंस पहले प्रूफ तो करो, उसके बाद ही हम मैक्सवेल का वो कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि मैक्सवेल ने खुद ये एक एक्सपेरिमेंट उसने इमेजिन किया, जो करके हम शायद ईथर का एग्जिस्टेंस पता कर पाए ये होती है या नहीं। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, If you race through the air toward a sound wave, the wave approaches you faster, and if you race away, it approaches you more slowly. इसने क्या बोला कि अगर एक साउंड वेव है और उस साउंड वेव की तरफ तुम जाओगे तो तुमको साउंड का स्पीड तेज मेजर होगा कि साउंड जल्दी पहुंच रही है हमारे तक। और उसने बोला उसी तरीके से अगर साउंड इधर से आ रही है और तुम इसके अपोजिट में मूव करोगे तो तुमको स्पीड ऑफ साउंड स्लो दिखाई देगा, मतलब दोनों मेजरमेंट में अलग अलग स्पीड ऑफ साउंड आएगा। सिमिलरली इसने बोला कि अगर लाइट जो है वो अगर साउंड की तरह ही है, जिसके बेस पे हमने ये बोला था कि ईथर एग्जिस्ट करता है और लाइट ईथर में ट्रेवल करती है, तो इसने बोला कि उसी तरीके से जैसा हमने साउंड में देखा कि साउंड की ओर जाने से एक अलग स्पीड मेजर होता है, साउंड के अपोजिट में जाने से एक अलग स्पीड मेजर होता है, एक एंगल पे जाएंगे तो एक अलग स्पीड मेजर होगा। तो इसने बोला कि लाइट के केस में भी ऐसा होना चाहिए, और अगर लाइट के केस में ऐसा होता है तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अगर लाइट के केस में ऐसा होगा तो हम बोल देंगे कि यार जैसे साउंड के लिए एयर होता है, लाइट के लिए ईथर होता है, और ईथर का एग्जिस्टेंस पता चल जाएगा। सो मैक्सवेल आर्ग्यूड if there was ether the speed of light would vary depending on your motion relative to ether similar to sound in air। तो तुम्हारे जो जिस चीज से तुम लाइट का स्पीड ऑब्जर्व कर रहे हो वो अलग अलग आना चाहिए ईथर में अगर तुम मूव कर रहे हो तो। ऐसा मैक्सवेल का आइडिया था, ठीक है। तो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया, उसने क्या बोला कि if there is an ether the earth must be moving through it as it orbits the sun, since Earth is traveling in different directions in spring than in autumn, one shot to be able to observe a tiny difference in the speed of light at different times of the year। तो इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसने किया नहीं, इसने बोला क्या करना चाहिए हमको। इसने बोला हाँ कि जैसे ये अर्थ है अपना, वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग में जैसे मान लो अर्थ इस डायरेक्शन में है और फॉल में ये दूसरे डायरेक्शन है, मतलब ऑटम में इस साइड के डायरेक्शन में है। तो इसने बोला कि देखो अर्थ जो है वो अलग अलग टाइम पे, जो अपना अर्थ का ईयर होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हम लोग माने अगर कि वो ईथर जो है वो ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है, तो जब सन से जो लाइट जाएगी यहाँ अर्थ तक, वो दोनों केसेस में स्पीड अलग अलग आएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि साउंड के केस में क्या हो रहा था, एक अलग डायरेक्शन से जाओ तो एक अलग स्पीड आता है, अलग डायरेक्शन से जाओ तो उसका स्पीड अलग अलग मेजर होता है। वैसे ही लाइट का भी स्पीड अलग अलग, अगर हम लोग मंथ्स में नापें तो अलग अलग मेजर होना चाहिए था। ये ऐसा थ्योरी, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने एज्यूम किया, मैक्सवेल ने। अब मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैक्सवेल की डेथ हो गई, मैक्सवेल बीमार था, वो मर गया। अब क्या हुआ कि उसका ये जो पेपर था, वो पेपर माइकलसन और मॉर्ले नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने पढ़ा और उन्होंने क्या बोला कि भैया चलो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया इसने, हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और सक्सेसफुल होंगे तो मस्त नोबेल प्राइज जीतेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंटेशन के पूरे ऐसे एपरेटस क्रिएट किया, और इस एपरेटस को यूज करके इन्होंने चेक किया कि क्या ईथर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और ईथर एग्जिस्ट करने के लिए क्या था अपना आइडिया, अपना आइडिया यही था कि अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव करें अपन तो लाइट का अलग अलग स्पीड आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं एकदम डीप में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, पर मैं इस आइडिया को मैं बता देता हूँ इन्होंने किया था। इन्होंने ना एक लाइट सोर्स से एक लाइट एमिट की, ये लाइट ये जो मिरर है ये पार्शियल ट्रांसपेरेंट है ना। इसका मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्ट भी करता है चीजों को और पास भी होने देता है। तो यहां से जो लाइट आई वो इससे रिफ्लेक्ट भी हुई और इससे पास भी हुई, और रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ मिरर से जब वापस आएगी तो ये दोनों रेज यहाँ पर मीट करेंगी। अब ये दोनों रेज जो हैं वो लोग एक ही लाइट है, सेम लाइट है, तो उनका वेवलेंथ भी सेम है, मतलब वो लोग कोहेरेंट सोर्स से जनरेट हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और अगर वो लोग कोहेरेंट हैं इसका मतलब क्या है कि वो लोग इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे,
तो यहां पर ये जो डिटेक्टर है, स्क्रीन डिटेक्ट टू इंटरफेरेंस पैटर्न, स्क्रीन टू डिटेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो स्क्रीन है वो क्या करेगा, इस इंटरफेरेंस को डिटरमाइन करेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे होंगे तो वो बताएगा कि देखो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस apparatus को किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे ऊपर या इस साइड, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड अलग होना चाहिए लाइट का, मतलब एक अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए। तो अगर ईथर एग्जिस्ट करता है तो स्पीड ऑफ लाइट हर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। तो इस apparatus को यूज करके हम बोलेंगे कि अच्छा देखो इस डायरेक्शन में इंटरफेरेंस कुछ ऐसा आया, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा आया, इसका मतलब कि ईथर एग्जिस्ट करता है। अब इन लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पाया, दे वर सरप्राइज टू फाइंड, पर इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई डिफरेंस ही नहीं था। इधर भी ले जाके किए तो जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था वो इधर भी ले जाने पे वैसा ही, ऊपर भी ले जाने पे वैसा ही, अलग अलग मौसम में करके देख लिए लोग, अलग अलग टेम्परेचर में करके देख लिए, सब चीज करके देखे, हर बार इंटरफेरेंस पैटर्न सेम आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ कोर्स इसका मतलब हुआ कि ईथर नहीं एग्जिस्ट करती, ईथर का जो मॉडल था वो गलत था। लेकिन इसके साथ एक और चीज प्रूफ हुई कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एब्सोल्यूट है। अब एब्सोल्यूट शब्द का मतलब क्या होता है कि आप कहीं से भी उसको मेजर करिए, आप लाइट के डायरेक्शन में मूव करिए, चाहे लाइट का जो सोर्स है उसके अपोजिट या उसके टुवर्ड्स या किसी एंगल पे मूव करिए, आपको हर जगह से लाइट का स्पीड सेम मेजर होगा। अभी सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्यों अजीब लगता है, क्योंकि मैं आपको क्या इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो लाइट का सोर्स है यहाँ से ऐसे मान लो ऐसे लाइट निकल रही है और एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ से मेजर कर रहा है कि अच्छा ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और मैं बोल रहा हूं कि इस लाइट की डायरेक्शन में तुम भी मूव कर रहे हो, तब भी तुम यही मेजर करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आम भाषा में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम कार में किसी का स्पीड मेजर कर रहे हो, कार में जो बैठा है वो क्या बोलता है कि कार का स्पीड 0 है उसके रिलेटिव में, मैं बोल रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये नॉर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी जो अपन पढ़ते हैं। लेकिन लाइट के केस में क्या है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइट का स्पीड बोल रहा हूँ, ये लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और कोई इंसान लाइट पे बैठा हुआ है, तब भी वो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मेजर करेगा, ठीक है। ऐसा माइकलसन मोरेल एक्सपेरिमेंट से ऐसा एक डिडक्शन निकला जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, साइंस कम्युनिटी वाले भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन देयर वाज अ यंग साइंटिस्ट जो कि सिर्फ 26 साल का था, जो क्लर्क पेटेंट ऑफिस में काम करता था, जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उसने बोला कि नहीं, इट माइट बी ट्रू। और देखो भाई, बहुत करेज चाहिए होता है कुछ भी इस तरीके की थ्योरी क्रिएट करने के लिए जो बहुत ही वियर्ड हो, या किसी इस तरीके के कॉन्सेप्ट को मानने के लिए। साइंस कम्युनिटी इतना ओपन माइंडेड अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी अगर तुम टाइम ट्रेवल जैसी या कोई चीजों की बातें करोगे या एलियंस के बारे में बोलोगे कि सी मेरे पास प्रूफ एलियन एग्जिस्ट करते हैं, लोग तुमको धक्का मार के भगा देंगे, क्योंकि साइंस कम्युनिटी अभी इतना ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे और ओपन नहीं था, तो ये चीजें उनको भी सही नहीं लग रही थी, पर आइंस्टीन को सही लगी। तो आइंस्टीन ने क्या किया, 1905 में एक थ्योरी, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिस पेपर का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उन्होंने रिलेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। मतलब जो हमको जो गैलीलियो ने जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, उस रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा मॉडिफाई करके उन्होंने स्पेशल बना दिया, इसीलिए इसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गैलीलियो ने दी थी, पर उसको स्पेशल किन्होंने बनाया, आइंस्टीन ने बनाया। क्यों स्पेशल बनाया? उन्होंने इस थ्योरी में ना एक पोस्टुलेट माना। पोस्टुलेट क्या था उनका? उन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। ये पोस्टुलेट उन्होंने माना। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट मतलब तुम ऐसा कुछ चीज को मान लो जिसका तुम प्रूफ नहीं दे सकते हो, पर वो बस है तो है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, तुम क्या बोलते हो कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी एटम्स हैं, वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ताकि वो स्टेबल हो सके। पर अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि स्टेबल क्यों होना चाहते हैं, तो उसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्व किया नेचर में कि हर चीज स्टेबल होना चाहता है। तो एक पोस्टुलेट हो गया कि एवरीथिंग वांट्स टू बी स्टेबल। जैसे कि तुम ये नहीं पूछ सकते ना कि भगवान को किसने बनाया। हम क्या बोलते हैं कि भगवान ने दुनिया को बनाया, फिर तुम क्वेश्चन करोगे भगवान को किसने बनाया, तो हम बोल देंगे कि चलो भगवान को सुपर भगवान ने बनाया, फिर तुम बोलोगे सुपर भगवान को किसने बनाया। तो ऐसे में एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पोस्टुलेट बना देते हैं। मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया, जिसका कोई खास प्रूफ या डिस्प्रूफ नहीं है, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसा होता है तो होता है, उसी को हम पोस्टुलेट बोलते हैं। जो आइंस्टीन ने दिया पोस्टुलेट, क्या पोस्टुलेट दिया कि स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में कांस्टेंट है।
अब उसने इस चीज को लेकर एक बहुत ही फोडू डिडक्शन किया, जो मैं समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। उसने बोला एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या किया? उसने बोला कि ये ऐसा दो मिरर है, ठीक है, M1 और M2, स्क्रीन पे ध्यान से देखना, ठीक है, M1 और M2 मिरर है। यहां पर एक आदमी है, वो इस मिरर पे खड़ा है। अब ये जो दो मिरर है ये मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। यहां पर जो खड़ा है, ये जो इंसान है, वो क्या बोलेगा कि वो स्टेशनरी है मिरर के रेस्पेक्ट में। अब मान लो इन दोनों मिरर के बीच में मैं एक लाइट का पल्स छोड़ दूं, तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। अब इस मिरर के ऊपर जो इंसान बैठा हुआ है, जो मूव कर रहा होगा, वो क्या बोलेगा कि लाइट ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू द पर्सन सिटिंग ऑन दिस मिरर, उसके लिए क्या है, डिस्टेंस है 2L। डिस्टेंस कितना है? 2L। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, तो लाइट को कितना ट्रेवल कर रही है? 2L, 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 ठीक है, यहां पर जो बैठा है उसके लिए। लेकिन जो सामने है, जो इस मिरर पर नहीं बैठा है, जो देख रहा है कि हाँ भाई मिरर तो मूव कर रही है, उसको कैसा दिखेगा लाइट का पल्स? उसको ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है। ये देखो, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, ऑब्जर्वर जो ऊपर बैठा हुआ है उसको कैसा दिख रहा है? उसको दिख रहा है ऐसा लाइट का डायरेक्शन, ये लाइट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। लेकिन जो बाहर बैठा हुआ है, मतलब जो बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, वो क्या बोलेगा? नहीं भाई, लाइट तो ऐसे टेढ़ी गई, फिर यहां से टकरा के वापिस आई। तो इसने क्या बोला कि भाई ये 2L तो नहीं ट्रेवल कर रहा है, 2L से ज्यादा ही ट्रेवल कर रहा है। कितना कर रहा है? 2D कर रहा है, ठीक है। पर ये जो 2D है वो L से ज्यादा है, 2L से ज्यादा है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब मैं मैथमेटिकली समझाने वाला हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि किसको क्या दिखाई दे रहा है। अब सिंपल सा बात करते हैं, ठीक है। अपने को क्या पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, d1 बाय t1 बोल रहा हूं, और इज इक्वल्स टू d2 बाय t2, ठीक। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि C1 इज इक्वल्स टू, ओके, C1 इज इक्वल्स टू d1 बाय t1 और C2 इज इक्वल्स टू d2 बाय t2। ये हमको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में कांस्टेंट है, मतलब जो मिरर के ऊपर बैठा है उसको भी स्पीड ऑफ लाइट c ही दिखेगा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे जो बाहर बैठा है उसको वही दिखेगा, मतलब C1 इज इक्वल्स टू हो गया C2, C1 इज इक्वल्स टू हो गया C2, करेक्ट। लेकिन हमको पता है C1 का वैल्यू कितना है, d1 बाई t1 इज इक्वल्स टू d2 बाई t2। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, यहां पर जो d1 है मतलब कि 2L वो छोटा है, और यहां पर d2 है वो बड़ा है, ठीक है। d1 छोटा है, d2 बड़ा है। अब इससे हुआ क्या कि अगर इन दोनों रेशियो को सेम होना पड़ेगा तो t1 को भी छोटा होना पड़ेगा और t2 को बड़ा होना पड़ेगा। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं, इफ d1 is less than d2 that means t1 is less than t2। एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लो d1 का वैल्यू है 4 और d2 का वैल्यू है 8, तो ये दोनों बराबर कैसी होंगी? हाउ विल दिस बी इक्वल? जब t1 कितना हो जाए, मान लो अगर t1 2 है तो t2 को कितना होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस फ्रेम वाले के लिए टाइम धीरे बीतेगा। किस फ्रेम वाले के लिए? इसके लिए, ये जो मिरर पे बैठा हुआ है। तो मिरर पे जो बैठा हुआ है उसके लिए डिस्टेंस कम है, इसलिए उसका टाइम भी स्लो हो जाएगा। मतलब वो क्या बोलेगा, भैया अभी तो सिर्फ 5 मिनट बीता है, लेकिन जो इधर दूसरा वाला है वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार अभी तो 10 मिनट बीत गया। मतलब दोनों टाइम अलग अलग मेजर करेंगे, मतलब टाइम रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, जैसा हम पहले मानते थे। एब्सोल्यूट टाइम, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, हम पहले मानते थे कि तुम दुनिया में कहीं भी रहो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा 10 घंटा बीता है तो मेरा भी 10 घंटा ही बीतेगा, मतलब टाइम एब्सोल्यूट होता है, ऐसा हम मानते थे। आइंस्टीन क्या प्रूफ कर दिया स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मान के कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेटिव का मतलब ये कि तुम अगर बहुत स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हारा टाइम स्लो हो जाएगा, और तुम अगर धीरे जा रहे हो तो तुम्हारा टाइम फास्ट हो जाएगा। आइंस्टीन ने क्या बोला कि स्पेशल थियरी
holds that the clock runs slower when you move faster and vice versa. तो तुम तेज जाओगे तो तुम्हारा टाइम धीरे चलेगा, तुम स्लो रहोगे तो तुम्हारा टाइम तेज चलेगा, अपोजिट, ठीक है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ठीक है, ये मैं ऑल्दो तुम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, पर मैं कोई बच्चों वाली कहानियां नहीं सुना रहा तुमको, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्पेस टाइम के बारे में, वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और हम पढ़ेंगे जियोडेसिक्स के बारे में। लेकिन स्पेस टाइम क्या होता है ये आप लोगों को शायद पहले से पता हो, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो जनरल है आइंस्टीन की, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए उसने बनाई है, वो शायद आपको नहीं पता है। और अगले पार्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि न्यूटन गलत था, उसकी ग्रेविटी की थ्योरी गलत थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि वो गलत था, जो हम अभी भी पढ़ते हैं। हालांकि स्पेस टाइम के थ्रू मैं बताऊंगा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशनल नहीं है, एक्चुअली में इट इज 4 डायमेंशनल वर्ल्ड। तो जो बचपन से तुमको बोल रहे हैं ना हम 3D में जीते हैं, नहीं भैया, हम 4D में जीते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी तो भाई अलग ही है, उसका तो 10D 24 डायमेंशंस और अलग ही चल रहा है, पर अभी हम सिक्योरली को कह सकते हैं कि हम 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। ये सब बातें अगले पार्ट में करेंगे, और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, गो वॉच इट। और हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है कॉस्मोस क्लासेस के नाम से, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्रेष्ठ सर की क्लास। यस, आई कॉपीड सौरभ सर, बस यस, देखते रहिए।